एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज पुनीत सुराजी वाले सीए फाइनलिस्ट, और भगवान करे कि फाइनलिस्ट अब आगे कभी बोलना ना पड़े भाई। आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आपका ऑरी, मतलब सीए इंटर वालों को ऑरी है भाई। ये टॉपिक हर जगह दिख जाता है, चाहे आपके पास पेपर्स हो, दोनों में था, मई में भी था, सितंबर में भी था, चाहे आपके आरटीपी हो, तीनों में था, मई सितंबर जनवरी तीनों में था। ठीक है, अभी अभी नया नया एडिशन हुआ है इस टॉपिक का, हर जगह दिख जाता है। मतलब इसका यह है कि जनवरी 25 के एग्जामिनेशन में भी 5 मार्क का गर्मा गर्म ये टॉपिक आ सकता है। ठीक है सर, करना क्या है सर? वही करना है जो हर सेलिब्रिटी और के साथ में कर रहा है, बढ़िया सी फोटो खिंचानी है, मतलब बढ़िया से इसको पढ़ लेना है और भैया इसके साथ में आगे बढ़ जाना है। ओके सर। सर क्या क्या होने वाला है इस रिवीजन वीडियो के अंदर, खास ये बता दीजिए सर। पहला, सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे टीडीएस टीसीएस ऑफ जीएसटी के बारे में, और दूसरा सारे ही क्वेश्चंस कर लेंगे सर। सारे मतलब सारे, बी इट टीवाई के, बी इट आरटीपी, या फिर बी इट पास्ट एग्जामिनेशन में दोनों जो पेपर आए थे वो वाले। ओके सर, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। पहला बात करेंगे सर टीडीएस के बारे में। सर व्हाट इज टीडीएस? सर टीडीएस सिंपल सा पॉइंट है, क्यों लाया गया होगा आप खुद सोचो भैया। जैसा इनकम टैक्स का टीडीएस लाया गया था, क्यों लाया गया था इनकम टैक्स का टीडीएस? सिर्फ इस कारण से लाया गया कि वो एक चेक रख सके। क्या रख सकते? एक चेक रख सके कि भैया क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने के लिए टीडीएस लाया गया था। वैसे ही यहां पर गवर्नमेंट द्वारा करे गए सारे ट्रांजेक्शन को, मतलब जहां जहां पर भी गवर्नमेंट पे कर रही है, मतलब गवर्नमेंट रेसिपिएंट है, उन सारे ट्रांजेक्शंस को चेक करने के लिए टीडीएस लाया गया है। ओके सर। सर गवर्नमेंट मतलब क्या? मतलब बेसिकली कौन कौन पर्सन है जो कि लायबल हो गए टीडीएस काटने के लिए। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस उनके डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस उनके डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट फॉर डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अगर मैं छोड़ दूं तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब एक ही गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट तो, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सबके ऊपर ये लागू है, पहला पॉइंट। दूसरा, जितने भी सर इनके लोकल अथॉरिटीज है सब पर लागू है, जितनी भी गवर्नमेंटल एजेंसीज है सब पर लागू है, और साथ ही साथ कुछ नोटिफाइड पर्संस भी है जिनके ऊपर ये लागू है। फिलहाल किन किन को नोटिफाई करा हुआ है सर? ऐसी किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, ऐसे किसी भी बोर्ड को या किसी भी बॉडी को जो कि सेटअप हुआ हो अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, डीआईसीआई, या फिर जिसमें कि गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा का स्टेक हो। सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी अथॉरिटी बॉडी बोर्ड, अथॉरिटी बॉडी बोर्ड जिसमें कि डिपार्टमेंट, जिसमें कि गवर्नमेंट का क्या हो 51% से ज्यादा का स्टेक हो, या फिर सेटअप अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो। ओके सर। अगला, पीएसयू, कोई भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन सबके ऊपर लागू है टीडीएस के प्रोविजंस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ में कोई भी ऐसी सोसाइटीज है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर लोकल अथॉरिटी ने स्टेब्लिश करी होगी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो उन सबके ऊपर ये लागू हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया हमको, आगे बढ़ते हैं। सर लेकिन लागू कब होगा? सर लागू तब होगा जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा की आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू होगी। Now what is threshold limit and what is contractual value? बेसिकली अगर गवर्नमेंट आपके साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, आप सप्लायर हो, गवर्नमेंट रेसिपिएंट है, गवर्नमेंट अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिसकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू 5 लाख से 2.5 लाख से ज्यादा है, क्या है सर? 2.5 लाख से ज्यादा है। तो 2.5 लाख से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? इनवॉइस वैल्यू या फिर टैक्सेबल वैल्यू? सर टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जिसमें जीएसटी का कंपोनेंट ना हो, जिसमें टैक्स का कंपोनेंट ना हो, जिसमें सेस का कंपोनेंट ना हो, जिसमें टैक्स का कंपोनेंट ना हो, सेस का कंपोनेंट ना हो, बिना कंपोनेंट वाली जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी उनके ऊपर क्या होगा सर? अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा हुई तो उनके ऊपर क्या लग जाएगा सर? टीडीएस काटना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को। सर कब काटेंगे? समझो, मान लो कि गवर्नमेंट आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आई, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमको एक XYZ काम करके दे देना, जिसके बदले में हम आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपए 5 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में 1-1 लाख रुपए करके पे करने वाले हैं। अब अगर आप देखो तो हर महीने जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो कितना पे कर रही है? सिर्फ 1 लाख रुपए, लेकिन जो टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है? 5 लाख रुपए, विच इज मोर देन 2,50,000। तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में उस 5 लाख रुपए के ऊपर हर महीना जब जब गवर्नमेंट पे कर रही होगी 1-1 लाख रुपए, उसके ऊपर गवर्नमेंट को काटना पड़ेगा टीडीएस। सर कितना कटेगा? सर 1% कटेगा, टोटल 1% कटेगा बस? नहीं बेटा, ये बात सिर्फ सीजीएसटी की हो रही है। मतलब क्या है सर इसका? सर मतलब ये है कि सीजीएसटी में 1%, एसजीएसटी में 1%, यूटीजीएसटी में 1%, लेकिन आईजीएसटी में 2%। समझा सर? सिंपल सा पॉइंट है, आईजीएसटी 2%, सीजीएसटी 1%। आगे बढ़ते सर। ओके,
ओके सर, कब कब टीडीएस नहीं कटेगा? सर कब कब टीडीएस नहीं कटेगा, इस वाले पॉइंट को थोड़ा आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। ओके सर। सर ड्यू डेट क्या होगी सर पेमेंट जमा करने की? सर ड्यू डेट होगी अगले महीने की 10 तारीख। तो जो हमारा एग्जांपल था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब एक लाख रुपए हर महीना। तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर 2% अंडर आईजीएसटी और 1% अंदर सीएस ये कटेगा। ओके सर, कब पे करना पड़ेगा? सर अगले महीने की 10 तारीख तक के पे करना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है सर। सर कैसे क्या पे करना पड़ेगा? आपको एक रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। किस फॉर्म में सर? अंडर फॉर्म नंबर जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 में आपको क्या करना पड़ेगा सर? जीएसटीआर 7 में आपको अगले महीने की 10 तारीख तक के 10th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ आपको क्या करना पड़ेगा सर? ये जमा करना पड़ेगा पैसा जो भी आपने कलेक्ट करा होगा उन सप्लायर से। ओके सर, इस डिडक्टर को क्या करना पड़ेगा सर? कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है सर? सेक्शन 24 बोलता है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किन किन केसेस में लेना पड़ेगा, जिसमें से एक केस है ये वाला। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसको वैसे तो जरूरत थी नहीं रजिस्ट्रेशन लेने की, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर अब टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाले हैं, उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस टीडीएस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी क्या लेना पड़ सकता है सर? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है अंडर सेक्शन 24। सिंपल सा पॉइंट है। तो वो क्या करेंगे सर? पहले रजिस्ट्रेशन लेंगे, फिर ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें डीडीएस काटेंगे और टीडीएस अगले महीने की 10 तारीख तक के फॉर्म जीएसटीआर 7 के अंदर पे ऑफ कर देंगे गवर्नमेंट को। ओके सर। सर ये फॉर्म जब मैंने पे कर दिया, जब मैंने पैसा दे दिया गवर्नमेंट को, तो क्या होगा? देखो आपने जब काट के पैसा दिया ना, तो ये जो सप्लायर होगा मतलब गवर्नमेंट ने काटा, अब जो सप्लायर होगा, सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर भी एक फॉर्म फाइल करेगा छोटा सा, उसको कुछ ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, छोटा सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसको पूरा पैसा अपने कैश लेजर में मिल जाएगा। ओके सर, ईसीएल में पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो अमाउंट जो भी डिपॉजिट करा गया होगा टीडीएस के थ्रू, टीडीएस के नाम पर, वो सारा सप्लायर को मिल जाएगा अपने ईसीएल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। भाई को क्या करना पड़ेगा? हमारे सप्लायर को सिंपल सा पॉइंट है सर, कोई भी अगर अमाउंट उसको दिख रहा होगा टीडीएस के नाम पर, वो उसको ईसीएल में दिखेगा, वो उसको क्लेम कर सकता है। यूटिलाइज कहां का कर सकता है सर? सिर्फ टैक्स पे करने में नहीं, आप चाहो तो टैक्स पे कर दो, उससे इंटरेस्ट पे कर दो, फीस पे कर दो, या कुछ भी और अमाउंट पे कर दो, हमको कोई मतलब नहीं है। आपको फीस पे करनी है उससे कर दो, आपको इंटरेस्ट पे करना है उससे कर दो, आपको टैक्स पे करना है उससे कर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मिलेगा वो पैसा। ओके सर, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या पॉइंट है सर? एप्लीकेबिलिटी किन किन सिचुएशंस में आएगी और किन किन सिचुएशंस में नहीं आएगी, आगे बढ़ते हैं सर। क्या पॉइंट है इसको लेकर के? सर सप्लायर और रेसिपिएंट अगर सेम ही स्टेट में है, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट सेम स्टेट में, मतलब सरकार भी इसी स्टेट की है और सप्लायर भी इसी स्टेट का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इसी स्टेट की है, तो भैया क्या होगा सर? इस केस में सब कुछ एक ही स्टेट में है, इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, तो टीडीएस सीजीएसटी एसजीएसटी के हिसाब से लगेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सप्लायर और पीओएस जो है वो अलग अलग स्टेट में है, मतलब सप्लायर एक स्टेट में है, रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में है और पीओएस भी रेसिपिएंट वाले स्टेट में है। तो उस केस में क्या होगा सर? आईजीएसटी पे कटेगा, टीडीएस कटेगा आईजीएसटी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तगड़ा पॉइंट अगला आने वाला है। सप्लायर एक स्टेट में है, मान लो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सप्लायर है सर महाराष्ट्र का, पुनित है सप्लायर का नाम, पुनित है सप्लायर का नाम, सप्लायर है महाराष्ट्र का, सॉरी सप्लायर है एमपी का। प्लेस ऑफ सप्लाई भी मान लो एमपी की है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मान लो कि एमपी की ही है, लेकिन किसको सर्विस दी जा रही है? किसको सर्विस दी जा रही है? वो सर्विसेज दी जा रही है मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो सिंपल सा पॉइंट, जब पुनित अपना बिल बनाएगा, पुनित जब टैक्स इनवॉइस बनाएगा, पुनित बनाएगा भाई सीएस में। ये सीएस कौन सा होगा? ये सीएस होगा एमपी वाला। क्यों? बिकॉज मेरे लिए पीओएस यहां की, एमपी की, मेरे लिए लोकेशन एमपी की, तो मैं जो अपना बिल बनाऊंगा वो तो सीएस में बनाऊंगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, क्या वो एमपी के सी और एमपी के एस में, एमपी के सीजीएसटी में, एमपी के एसडीएसटी में टीडीएस काट सकती है? वो महाराष्ट्र के सीजीएसटी में, महाराष्ट्र के एसडीएसटी में काट सकती है, वो जनरली आईजीएसटी में काट सकती है, लेकिन एमपी के सीजीएसटी में नहीं काट सकती, एमपी के एसडीएसटी में नहीं काट सकती, बिकॉज उनको कॉमन पोर्टल वो फीचर देगा ही नहीं। और जब ऐसा फीचर होगा ही नहीं आपके पास में टीडीएस काटने के लिए,
तो जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुझे पैसा पे कर रही होगी, वो मुझे 100% पैसा पे कर देगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके ऊपर टीडीएस काटेगी ही नहीं, इसको एक्सक्लूड ही कर दिया है कि भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको एक्सक्लूजन में ही डाल दो। तो दिस इज एन एक्सेप्शन। इस पर क्वेश्चन बन सकता है क्या? इस पर बना है क्वेश्चन? यस सर, इस पर क्वेश्चन बना है। क्या बात कर रहे हो? यस सर, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आया है। मई 24 आपका नया नया अटेम्प्ट था और यहां पे इन्होंने सब क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा समझो। रामलला एंटरप्राइजेस, ठीक है, रामलला एंटरप्राइजेस है भाई, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो रामलला कहां का है भाई? दिल्ली का है। एंगेज्ड है इन द सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज दे रहा है। आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, तो लोकेशन भी क्या है सर? दिल्ली है, मतलब सप्लायर दिल्ली का, लोकेशन दिल्ली की। ठीक है, अगला कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ में, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो कहां का है सर? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है सर, ओके। अब समझते क्या हुआ। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 15,50,000 एंड द सेम इज ड्यू अक्टूबर 23 में ड्यू है। आपको बताना है भाई साहब कितना अमाउंट ऑफ टैक्स बनेगा इसके ऊपर। CSI अगर इसके ऊपर 18% के हिसाब से है, 18 और 99 के हिसाब से, तो क्या बनेगा इसके ऊपर बताओ। और बताओ कि आपका आंसर फर्क होगा अगर वो रामलला एंटरप्राइजेस जो है वो क्या है भाई? कॉम्पोजिशन लेवी वाला है। तो अब समझो बात कहां होती है सर? सेक्शन 51 में बात होती है। किसकी? सेक्शन 51 में बात होती है TDS की। ठीक है सर, समझते सर बोलता क्या है मुझे समझो। वो कह रहा है, अब केस समझो, ये वाला केस क्या है? केस ये है कि सप्लायर था दिल्ली का, सप्लायर था दिल्ली का, सर्विसेज उसने दी है इंटीरियर डेकोरेशन की, कहां पर? दिल्ली में ही। तो POS भी क्या हो गया? POS भी हो गई दिल्ली की। लेकिन जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सप्लायर दिल्ली का, POS दिल्ली की, और रेसिपिएंट जो है आंध्र प्रदेश का है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस सिनेरियो में सिंपल सा पॉइंट है, क्या होगा सर? इस केस सिनेरियो में होगा कि भाई जो इनवॉइस बनाएगा वो C और S बनाएगा दिल्ली वाली, लेकिन क्या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट काट पाएगी TDS दिल्ली के हिसाब से? नहीं काट पाएगी। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। ये एक्सेप्शनल केस है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इसका देखो इन्होंने आंसर क्या करा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे पहले क्या करा है? इन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या होता है सर केस। तो उन्होंने यहाँ पे अपने को पूरा पूरा बता दिया। समझो क्या बोला भाई अपने को, पहले उन्होंने बता दिया सेक्शन 51 इसके लिए लगता है 51, मतलब भाई आपने 51 रुपए की भेंट चढ़ाई है वैसा समझ लो। ठीक है, 51 रुपए काट के अपन ने पेमेंट करिए, बोलता 50 रुपए काट के पेमेंट कर, वैसा है। तो 51 रुपए काट के पेमेंट करिए इसने, सिंपल सा पॉइंट है सर। ठीक है, वही बात है, ऐसा दिमाग में लगाओगे तो हो जाएगा अपने से। अच्छा क्या बोल रहे हैं? किसको किसको काटना पड़ेगा सर? CGST में कटेगा 1% से, S में कटेगा 1% से, IGST में कटेगा 2% से। कब कटेगा सर? अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू होगी एक्सीड कर जाएगी 2.5 लाख। किस किस को काटना पड़ेगा सर? लोकल अथॉरिटी, डिपार्टमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CG SG, गवर्नमेंट एजेंसीज, या फिर नोटिफाइड पर्सन। अब नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से है? अथॉरिटी, बोर्ड या एनी बॉडी जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ICAI, या फिर एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट। सिंपल सा पॉइंट, जिसमें कि 51% से ज्यादा का इक्विटी है हमारे पास में, या फिर कंट्रोल है हमारे पास में। मतलब इक्विटी है तो हमारे पास में डायरेक्टली कंट्रोल है, या फिर हम कंट्रोल कर रहे हैं इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या किसी भी और तरीके से। ठीक है सर, ओके। या फिर कोई भी सोसाइटी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई है बाय CG SG LA। कब कायम है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर अगर उसको रजिस्टर करा हुआ है तो, या फिर सर किसी भी PSU में। तो बेसिकली यहां पर उसने डेफिनेशन जो है किन किन लोगों को लेवी है वो बता दिया अपने को। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, आगे बढ़ो। फर्दर मोर उसने ये भी बताया यहां पर कि इसके अंदर जो हम अमाउंट लेंगे उसमें हम लोग CGST SGST IGST प्लस इनकम, ये जो कंपनसेशन ऐसे, इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ करके एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज कर दिया। सिंपल सा पॉइंट है। यहां पे भी उसने अपने को सिर्फ अभी बता रहा है, वो जो हमने वो चार्ट पढ़ा ना उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है अपने अलग तरीके से वर्ड्स में। अब उसने बताया अपने को प्रोविजियो की बात, जिस प्रोविजियो की बात अभी हमने करी थी। क्या बोलता है कि नो टैक्स, कोई भी आप टैक्स काटोगे ही नहीं, डिडक्ट करोगे ही नहीं अगर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई है, LOS और POS ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर और POS प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट में है, इन सेम स्टेट, और वो स्टेट जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द रेसिपिएंट की लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट, तो उस केस में क्या होगा? यहां पे आपको TDS काटना ही नहीं पड़ेगा, जो हमने भी बात करी वो वाली। पुनीत वाले केस में MP MP MH, और यहां पे रामलला केस में दिल्ली
आंध्र प्रदेश, सिंपल सा पॉइंट, वही पॉइंट है यहाँ पे, वही बात कर रहा है फिर। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, सिंस जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है रामलला एंटरप्राइजेस और पीओएस जो है वो दिल्ली है, लेकिन जो स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश, तो इस केस में कोई भी टीडीएस बनेगा ही नहीं भाई साहब, आपको काटना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल सा पॉइंट है। और यहां पर उसने इंटीरियर डेकोरेशन वाले केस में अपने को समझा दिया कि पीओएस क्या होगा। सेक्शन 12(3) क्या बोलता है भाई साहब कि सिंपल सी पॉइंट है, जब भी हम किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर उसके रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही है, किसके रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो उस केस में जिस भी जगह पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसी जगह को हम बोलेंगे कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो इस केस में जो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज दी जा रही थी वो दिल्ली में दी जा रही थी, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया, दिल्ली बन गया। समझ में आपको ये पूरा पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते, तो यहां पे उसने एक पॉइंट अपने को पूछा था, क्या पूछा था सर कि अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रहा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम रहेगा, मतलब मत काटो, सिंपल सा पॉइंट है। ओके सर, यस सर। आगे बढ़ते, ये हमको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, यस सर। अब बात करते हैं कि सर अगर क्या होगा मैं काटू ही ना, अगर मैंने डिडक्ट करा ही नहीं तो क्या होगा सर, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ जाएगा सर, अलॉन्ग विद द टीडीएस अमाउंट, तो टीडीएस अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है एज पर लॉ। आप इतना लिख करके आ जाना, क्यों, बिकॉज ये चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करी गई है। वैसे इंटरेस्ट कितना लगता है सर, 18%, सिंपल सा पॉइंट। फिर टीडीएस डिडक्टेड तो करा हुआ है लेकिन हमने पे नहीं करा टाइमली मैनर में, तो सर सिंपल सा पॉइंट है सर, इंटरेस्ट लग जाएगा एज पर द लॉ, कितना होता है सर, 18% होता है। आगे बढ़ते हैं सर, क्या हो अगर मैंने बहुत ज्यादा पैसा जमा करवा दिया या फिर एरोनसली कुछ भी करवा दिया या फिर एक्सेस करवा दिया, तो क्या होगा सर, क्या मुझे उसका रिफंड मिलेगा? तो बहुत सिंपल सा केस है, इस मीम से समझ में आएगा भाई साहब। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट का भैया ट्रांजेक्शन था 5 लाख, गवर्नमेंट ने गलती से 6 लाख के हिसाब से टीडीएस जमा करवा दिया, तो क्या गवर्नमेंट उसको वापस से ले सकती है, उसका रिफंड क्लेम कर सकती है? तो हाँ क्लेम कर सकती है, अगर क्रेडिट क्लेम नहीं करी गई है सप्लायर द्वारा। मतलब पुनीत भाई ने वो 5 लाख की जगह जो 6 लाख था उसके ऊपर जो टीडीएस कटा, अगर वो 6 लाख के ऊपर जो टीडीएस कटा है उसका क्लेम ले लिया तो भैया नहीं मिलेगा। क्या, अगर क्लेम कर लिया है पुनीत भैया ने तो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्लेम नहीं कराया पुनीत भैया ने तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। तो रिफंड कब मिलेगा, अगर सामने वाले ने अपने कैश लेजर में उसको नहीं रिफ्लेक्ट करवाया है, क्लेम नहीं करा है तो मिल जाएगा, अगर कर लिया सामने वाले ने क्लेम तो नहीं मिलेगा, सिंपल सा पॉइंट है। आगे बढ़े, यस सर। इसी के साथ में टीडीएस कंप्लीट होता है। एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, किस किस को एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर एक पीएसयू ने या एक नोटिफाइड पर्सन ने या एक जिनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, उन्होंने दूसरे को कुछ भी सप्लाई करा हुआ है सर्विसेज, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुए हैं तो कुछ नहीं होगा, किसी को कोई काटना नहीं पड़ेगा टीडीएस, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर सप्लाईज ही नॉन टैक्सेबल है, सप्लाईज ही एग्जम्प्ट है तो कोई नहीं आएगा सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरा, ऐसी सर्विसेज है जिसमें कि भैया गवर्नमेंट को वैसे ही क्या काटना पड़ेगा, आरसीएम काटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जीटीए सर्विसेज दिए मैंने गवर्नमेंट को, मैं सप्लायर हूं और मैंने जीटीए सर्विसेज दिए, उसकी वैल्यू 10 लाख है, तो भैया उसके ऊपर 5% से वैसे ही गवर्नमेंट पे करने वाली है क्या, आरसीएम। क्यों, बिकॉज इट इज जीटीए सर्विसेज। तो सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि वो आरसीएम में पहले ही कवर हो रही है, हम उसके ऊपर अलग से कुछ नहीं चार्ज करेंगे, हम उसके ऊपर कोई भी टीडीएस मांगेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं कि टीडीएस रखो, क्योंकि वो फालतू मैटर है, वो कोई पॉइंटलेस ही बात है वो पूरी। तो इस कारण से उन्होंने क्या बोला कि अगर आरसीएम उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो भैया उसको बाहर जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो भी शेड्यूल 3 में आती है सर, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अबे भाई शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, मतलब वो जो बहुत सारी चीजें थी ना जो हम बोलते हैं कि आउटराइटली ये तो इन पे तो है ही नहीं, ठीक है, इनको तो आप परव्यू से बाहर रखो, वो वाली बात है, ठीक है सर, वो वाली चीज है। अगला, जहां पर ये वाला वही वाला पॉइंट हो गया जो हमने भी डिस्कस करा था सर, क्या, सप्लायर का लोकेशन पीओएस सेम स्टेट, रेसिपिएंट का लोकेशन अलग स्टेट, तो उस केस में नॉट एप्लीकेबल, लगेगा इन टीडीएस टीसीएस। और अगला, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो यार मैं उसका टीडीएस काटू अनरजिस्टर्ड सप्लायर का, उसको बोलूं भाई देख तेरे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, अरे उस पर कैश लेजर ही नहीं है, उस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो वो क्या रजिस्ट्रेशन करवाएगा आपके 2% के लिए। तो इसलिए क्या कहा गया, अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से डील कर रहे हो तो उस केस में आप काटो ही मत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है सर। ये वाला इसी के साथ में हमारा पूरा टीडीएस कंप्लीट होता है। फटाफट से इसको लेकर के जो क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट में वो भी आप फटाफट से कर लेते हैं अभी के अभी। सर सितंबर 24 के आरटीपी में क्वेश्चन आया कि मिस्टर एक्स जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है भाई साहब, कहां पर, जिसके पास में एग्रीगेट टर्नओवर है कितना, 8 करोड़ का,
अब पॉइंट क्या है इसके अंदर, अपन जल्दी समझते हैं। 8 करोड़ का टर्नओवर है, 8 करोड़ के टर्नओवर के हिसाब से भाई के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया। क्यों? बिकॉज 5 करोड़ के ऊपर इनवॉइसिंग लगता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। सवाल इसने ये पूछा कि क्या मेरा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या मेरा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है किनके साथ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में, एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, तो क्या मैं उनको ई इनवॉइसिंग जनरेट करूं? वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पसेस ऑफ टीडीएस डिडक्शन ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है सेक्शन 24 में। तो क्या मेरे को उनका ई इनवॉइसिंग के हिसाब से इनवॉइस बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो यहां पर उसने एक ही बात में दो चीजें पूछ ली। पहला 51 भी टेस्ट कर लिया, प्लस आपसे उसने टेस्ट कर लिया कि इस चीज को इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को भी। तो यहां पर उसने क्या अच्छे तरीके से एग्जाम आंसर दिया, ये समझो आप। उन्होंने क्या कहा कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट्स है, या फिर लोकल अथॉरिटीज है, या फिर नोटिफाइड पर्सन है, इनको टीडीएस काटना पड़ता है। इस कारण से इनको क्या में काटना पड़ता है सर? सेक्शन 51 में काटना पड़ता है। इस कारण से उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन 24 के अंदर। देयरफॉर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से, लोकल अथॉरिटीज है, पीएसयूज है, इन सभी को हो सकता है कि सोनली फॉर द पर्पसेस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस इनको रजिस्ट्रेशन पर्सन माना जाएगा एज पर दी सेक्शन 2 सबसेक्शन 94। अकॉर्डिंगली अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका टर्नओवर एक्सीड कर गया है प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर, ठीक है, प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड के ऊपर, और आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया है, तो उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग इन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, अथॉरिटीज का, एजेंसीज का, लोकल अथॉरिटीज का, सबका काटना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है, बस इतना सा ये क्लैरिफिकेशन है जिसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है। सिंपल सा पॉइंट है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मई वाला हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगला हमारे पास में आता है सर जनवरी 25 में आया हुआ आरटीपी में क्वेश्चन। उसने क्या कहा सर? सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं। भोलूराम एक सप्लायर है जिसने सप्लाई करा हुआ है बेडशीट, किसको? गवर्नमेंट एजेंसीज को, जो कि रजिस्टर्ड है यूपी के अंदर। सिंपल पॉइंट है। भोलूराम भी यूपी का है, ये भी यूपी के है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई साहब। टोटल जो इसकी वैल्यू बनती है सर, इनवॉइसिंग वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिसमें जीएसटी नहीं है, हमको तो यही चाहिए रहता है भाई, ठीक है, वो है 4,61,000 मतलब 461। ठीक है, क्या गवर्नमेंट एजेंसीज को इसका टीडीएस काटना पड़ेगा? तो अब उसने क्या बोला है, बेसिकली उसने बहुत फालतू क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको जवाब कैसे देना पड़ेगा ये समझो। आपको पहले सेक्शन 51 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब सर मैंडेटरीली आपको काटना पड़ता है, किसको किसको काटना पड़ता है सर? टीडीएस काटना पड़ता है किसको किसको? सीजीएसडी, उनके डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटीज, एजेंसीज, नोटिफाइड पर्संस। नोटिफाइड पर्संस आप एक्सप्लेन करके आ जाना। अथॉरिटी, बोर्ड, बॉडी, 51% और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाला, फिर पीएसयूज, और फिर सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है सर, अगला टीडीएस कटना पड़ेगा 1% सीएस में, ईच में, बिकॉज ये क्या है भाई साहब, ये दोनों तीनों चीजें, मतलब पीओएस, एलओआर, एलओएस, तीनों भी क्या है सर? यूपी है। तो यहाँ पे क्या कटेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है भाई साहब वो 2.5 लाख के ऊपर चली गई है। ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया सर? इसके अंदर हम लोगों ने सीजीएसटी, एसजीएसटी और टैक्स सेस कुछ भी नहीं लिया यहाँ पर। ओके सर, लेकिन अब वो बोलता है ये वाली सारी बात हो गई। अब हमको लग रहा है कि इंडिविजुअली जो सप्लाईज है 2,40,000, 1,53,, 68, इंडिविजुअली ये 250 से कम है, लेकिन जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, इसलिए टीडीएस काटना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है। इन द गिवन केस, हाँ भैया, भोलूराम वाले केस में भाई साहब गवर्नमेंटल एजेंसीज को, क्योंकि वो 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है, उनको 1% के हिसाब से ईच सीजीएसटी, एसजीएसटी, टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस कितना बनेगा सर? 4610 बनेगा। मतलब वो 461 का 1% के हिसाब से, सीजीएसटी में 4610 और एसजीएसटी में भी 4610 के हिसाब से बनेगा आपका टीडीएस। ये अपना पॉइंट हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ में अपने टीडीएस को लेकर के सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट क्या हो गए, या कोई क्वेश्चन बाकी है फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ओके भैया, भाई पेपर, पास्ट पेपर क्वेश्चन बाकी था, फटाफट से वो भी कर लेते हैं। मोहन भाई साहब एक रजिस्टर्ड पर्सन है भाई साहब, सालेम के अंदर, तमिलनाडु में, जो कि इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज का 13,57,000 का उन्होंने सप्लाई करा हुआ है पीएसयू को। ठीक है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इसमें से आपको जीएसटी का कंपोनेंट हटाना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। कंसिडरेशन इनको भाई को मिलने वाला है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। ठीक है, 18% का इनका जो है, जो प्रोडक्ट है 18% इसके ऊपर अट्रैक्ट होता है जीएसटी। आपको बताना है कि क्या इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी भाई 51 की। तो उसने देखो यहाँ पे तो पहले 51 को अपन एक्सप्लेन कर देंगे, जो अपन ने वहां पे पढ़ा 51 एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद में अपन बोलेंगे कि हाँ वो जो पीएसयू है भाई साहब उसको 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी के हिसाब से काटना पड़ेगा। ठीक है,
अगर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है वो 2.5 लाख से क्रॉस हो जाती है। इस वाले केस में क्या हो रही है कि नहीं देखते अपन लोग, तो भैया अकॉर्डिंगली गिवन केस के अंदर सप्लाई वैल्यू जो है हम लोग को निकालनी पड़ेगी, दैट इज 1357 जो है हमको उसके हिसाब से 118% है ये, तो हमको 100% निकालना पड़ेगा। 100% इज 1150, तो हाँ भाई इट इज एक्सीडिंग 2.5 लाख। तो इस कारण से भाई साहब आप इसके ऊपर क्या बनाओगे, जीएसटी बना, सॉरी इसके ऊपर आप टीडीएस बनाओगे। कितने कितने 1% ईच के हिसाब से, तो यहाँ पे 1% ईच। जो आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट होने वाली है, 2,30,000 की 2,30,000 इंटू 5 आपकी इंस्टॉलमेंट होने वाली है 5, उसके हिसाब से आप 2300 सीजीएसटी में काटोगे, 2300 आप काटोगे एसजीएसटी के अंदर। कब जमा करानी पड़ेगी सर, अगले महीने के 10 तारीख तक के आपको जमा करानी पड़ेगी, ठीक है, टू बी मेड बाय 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ओके सर, ये हमारा सारा का सारा यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कंप्लीट। टीडीएस इन ऑल रिस्पेक्ट्स अपना हो चुका है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं भाई साहब अपन लोग टीसीएस की। सर टीसीएस किसको एप्लीकेबल होता है, सर टीसीएस एप्लीकेबल होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। सर व्हाट इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब हर वो इंसान, हर वो पर्सन जो कि ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ओम क्या कर रहा है सर, ओम क्या कर रहा है सर, ओम कर रहा है। ओम का मतलब सर ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। क्या मैनेज कर रहा है, क्या ऑपरेट कर रहा है, क्या ओम क्या ओन कर रहा है, किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को जहां पर कि ई कॉमर्स हो रहा हो। ऐसी फैसिलिटी जहां पर कि ई कॉमर्स हो रहा है, उस डिजिटल या उस इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को अगर कोई भी इंसान ओन कर रहा हो, ओन ऑपरेट मैनेज, तो मैं उसको ईसीओ कह दूंगा। सिंपल सा पॉइंट है सर। डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। अगर को कुछ भी 52 को लेकर के आ गया, 52 क्या है सर, 52 हमारा क्या है सर, टीसीएस है। तो 51 में क्या बात होती है सर, 51 में बात होती है हमारी टीडीएस की, और 52 में बात होगी हमारी टीसीएस की। आगे बढ़ते सर, आगे बात कर लेते हैं भाई साहब टीसीएस कब कब एप्लीकेबल होगा, क्या क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी और क्या क्या नहीं है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सर। टीसीएस एप्लीकेबिलिटी कब कब आएगी, टीसीएस एप्लीकेबिलिटी मेजरली इन सारे ई कॉमर्स के टाइप में आएगी। पहला, आप समझो अगर मेरा ही फैसिलिटी है, अगर मेरी ही वेबसाइट है और मैं वहां पर अपने ही प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, मेरी वेबसाइट है, ओन वेबसाइट है और मैं ओन प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो उसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं आएगा, बिकॉज आई एम नॉट एन ई कॉमर्स ऑपरेटर जहां पर कि तीसरे का माल सप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो इस कारण से इस वाले केस में टीसीएस नहीं लगेगा। दूसरा, अगर मैं बॉट आउट करता हूं चीजें, मैं बाय आउट करता हूं और उसके बाद में मैं उन चीजों को बेच रहा हूं, मैं बाय आउट कर रहा हूं फिर उन चीजों को बेच रहा हूं अपनी वेबसाइट से, उस केस में भी टीसीएस नहीं लगेगा, बिकॉज अब वो प्रोडक्ट मेरे हो गए। टीसीएस कब लगेगा सर, इस वाले केस में लगेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं सर, एक कस्टमर है और एक सप्लायर है और उसके बीच में अमेज़न फंसा है। एक कस्टमर है, एक सप्लायर है, उसके बीच में अमेज़न फंसा हुआ है। इन दोनों के बीच में रिश्ता बिठाता है अमेज़न। उस अमेज़न को मैं कहूंगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस अमेज़न को मैं कहूंगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो मियर फैसिलिटेट कर रहा हूं मैं ट्रांजैक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर। साथ ही साथ में पहला पॉइंट, ऑपरेटर डू नॉट ओन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स यहां पर सप्लायर देने वाला है कस्टमर को, वो अमेज़न ओन नहीं करता। अगर ओन करेगा तो वो इस वाले पॉइंट पे चले जाएगा, वो खुद ही सप्लायर बन जाएगा, उसके इसमें कोई टीसीएस बनेगा ही नहीं, ठीक है भाई साहब, सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बिलिंग डायरेक्टली करता है सेलर टू द कस्टमर, मतलब बिलिंग सेलर ही कर रहा है कस्टमर को। सर ऐसा होता है कि अमेज़न के केसेस में, अपन पढ़ेंगे अभी, देखो आपको एक बिल भी दिखाऊंगा अमेज़न का, ठीक है सर, ओके। और जो कंसिडरेशन होता है भाई साहब वो अमेज़न लेता है और फिर सेलर सप्लायर को पे करता है। बेसिकली आपका ट्रेल बनता कैसे, क्या मैं आपको समझाता हूं, इसको समझने की कोशिश करते हैं फटाफट से, ठीक है सर। यहां पर कस्टमर ने आकर के ऑर्डर दिया सप्लायर को, सप्लायर ने माल भी भिजवाया, बिल भी भिजवाया, सप्लायर ने माल भी भिजवाया, बिल भी भिजवाया। अब कस्टमर ने पेमेंट करी। कस्टमर अगर पहले पेमेंट करेगा अमेज़न को और फिर अमेज़न पेमेंट करेगा सप्लायर को, तभी तो जाकर के अमेज़न जाकर के टीसीएस काटेगा ना बाबू। तो अगर ये वाला पूरा केस सिनेरियो होगा तो ही टीसीएस लागू होगा। मतलब अमेज़न जाकर के पहले फैसिलिटेट करता है, एक मार्केट प्लेस बनाता है, उसमें हमारा जो कस्टमर होता है, कस्टमर को जो ऑर्डर करता है, कस्टमर को वो चीजें मिलती है, जो बिल होता है सप्लायर के नाम पर होता है, और कस्टमर पहले पेमेंट करता है अमेज़न को, अमेज़न जाकर के पेमेंट करता है सप्लायर को, तभी ही जाकर के इस पूरे ही केस में जाकर के होगा क्या, इस पूरे ही जाकर के केस में होगा टीसीएस, वरना टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तीन हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी बताने के लिए। ओके सर, अमेज़न का बिल दिखा दो सर, ये रहा, देखो अमेज़न का नाम है ऊपर, लेकिन बिल किसके नाम पे बना हुआ है, सोल्ड बाय कोई तो भी एक्सपोर्ट, कुछ तो भी कंपनी का नाम है, ठीक है। किसको है सर, ये है सर मधु,
बिलिंग एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है अपने को, शिपिंग एड्रेस दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो बिल बनाया किसने, ये वर्षिद्धि ने। बनाया किसके लिए, मधु के लिए, सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पे जो पैन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी किसका है, ये वर्षिद्धि का ही है, ठीक है। तो इस केस में हमको समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर है भाई, अमेजोन आ रहा फैसिलिटेटर है सिर्फ और सिर्फ, सिंपल सा पॉइंट है। आगे बढ़े सर, यस सर। क्या रेट है सर, बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर, रेट हमको लगता है 0.5% और 1%। मतलब सर सीजीएसटी एसजीएसटी 0.5%, आईजीएसटी 1%, सिंपल सा पॉइंट। कौन काटेगा सर, ईसीओ काटेगा, अमेजोन काटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट कोई लिमिट नहीं है, अगर 1 रुपए का भी है तो उस पर भी काटेगा, अगर 10 रुपए भी है उस पर भी काटेगा, तो सब पे काटना पड़ेगा। ओके सर। सर वैल्यू क्या होगा सर, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सर ये वही हो गया ना टैक्सेबल सप्लाई, नहीं टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था वो चीज नहीं है, ये अलग है। कैसे क्या निकलती है बताएगा आपको। अगला कब तक जमा करना पड़ेगा सर इसको, सेम डेट, अगले महीने की 10 तारीख तक के जमा करवा देना, ठीक है। अगले महीने की 10 तारीख तक के जमा करवा देना। मतलब सर मंथली स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा अंडर जीएसटी R8, वहां पे 7 था, तला फॉर द रीजन यहाँ पर 8 है, ठीक है। वहां पर थला था 7 था, यहाँ पर 8 है, सिंपल सा पॉइंट है सर। एनुअल स्टेटमेंट आपको जमा करवाना पड़ता है, मतलब हर अमेजोन को, हर फ्लिपकार्ट को, मतलब फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को, इन सबको क्या करना पड़ता है सर, एनुअल स्टेटमेंट भी जमा कराना पड़ता है। कब, क्या क्या फॉर्म में आता है सर, जीएसटीआर 9B में। जैसा हमारा 9C और 9 होता है वैसा ही इसकी भी सेम डेट है सर, अगले साल की 31 दिसंबर तक के जमा करवा देना। क्या, ये फॉर्म 9B, और उसके पहले आपको फॉर्म देना पड़ता है मंथली फॉर्म जीएसटीआर 8, जो आपको 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ पे देना पड़ता है, सिंपल सा पॉइंट है। सर व्हाट आर द नेक्स्ट, सर व्हाट आर द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, व्हाट आर द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट है। मान लो मैं एक डीलर हूं जो अमेजोन के थ्रू काम करता है, मैंने 11 लाख की सेल्स करी अमेजोन के थ्रू, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 11 लाख की मैंने सेल करी। इसमें अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज होती है, नोटिफाइड सर्विसेज क्या होती है वो अपन अभी बात करेंगे। मैंने 11 लाख की सेल्स करी, लेकिन मुझे कुछ वापसी भी तो आता है ना यार, है ना। तो मुझे 1 लाख रुपए की सेल्स वापस हो गई, ठीक है। मतलब टैक्सेबल सप्लाईज जो भी रिटर्न होते हैं ना उसको लेस कर देता हूं, मेरे पास में बचे 10 लाख। इस 10 लाख के ऊपर 1% अमेजोन को काटना पड़ेगा, इस 10 लाख के ऊपर 1% अमेजोन को काटना पड़ेगा। तो क्या सर अमेजोन सबका एक साथ देख लेता होगा, नहीं। अमेजोन को ये जो काटना पड़ता है सर, इसको सप्लायर वाइज देखना पड़ता है और मंथली बेसिस पर देखना पड़ता है। एट द सेम टाइम जब वो 9B फॉर्म का फाइल करेगा तो उसको एनुअली भी देखना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, अब इसमें हमारा एक छोटा सा पॉइंट है वो रह गया, वो भी फटाफट से अपन कर लेते हैं। क्या पॉइंट है सर, ये वाला। अगर मान लो सप्लाई हो रही है तो टाइप ऑफ सप्लाई क्या क्या हो सकती है। पहला टाइप ऑफ सप्लाई हो सकती है सर, जब सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो गुड्स वाले केस में तो सर प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पर तो सीधा सीधा लग जाएगा 52, सेक्शन 52 टीसीएस एप्लीकेबल। अच्छा सर, ऐसी सर्विसेज है, अगर सप्लाई हो रही है सर्विसेज की, तो हो सकता है कि सर्विसेज हो अदर देन नोटिफाइड। मतलब सर नोटिफाइड सर्विसेज क्या हो गई, नोटिफाइड सर्विसेज सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में जो नोटिफाइड सर्विसेज है 4-5 उनकी बात कर रहा है वो नोटिफाइड सर्विसेज में। तो उन सर्विसेज को छोड़कर के अगर कोई भी और सर्विस है जो ईसीओ दे रहा है और वहां पर वो ईसीओ ये पूरा जो हमने बताया उसी तरीके से काम कर रहा है, तो भाई साहब उसको 52 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर जो नोटिफाइड सर्विसेज है वो नोटिफाइड सर्विसेज वाला केस है, तो उस केस में आपके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा सेक्शन 52, बिकॉज आप उस केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से टीडीएस, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से आप काम करते हो, सिंपल सा पॉइंट है। तो जो भी सर्विसेज 9(5) में आती है वो यहां पर नहीं आएगी, उसके अलावा सारी सर्विसेज आ जाएगी, उसके अलावा सारे गुड्स आ जाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है। ओके सर, यस सर। 9(5) में क्या क्या आता है उसके लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म वीडियो भाई तुम्हारा तैयार कर रहा है, लेकर के आने वाला है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर एक क्वेश्चन आया था सर इसको लेकर के, टीसीएस को लेकर के, मई 24 के एग्जाम में। मुझे लग रहा है कि इस बार वो वापस से टीसीएस को ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर, क्या पूछता है सर क्वेश्चन अपने को, सर हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 52। बताओ कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन को लेकर के प्रोविजन है, क्या क्या फाइलिंग ऑफ रिटर्न को लेकर के प्रोविजन है, सब कुछ पूछ लिया उसने यहाँ पर। तो बताओ क्या क्या है सर। हर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एजेंट नहीं है, सर एजेंट नहीं है का मतलब क्या हुआ, हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करा था, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा था, मान लो उस केस में कस्टमर और सप्लायर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, सप्लायर ने इनवॉइस दी, कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा पे करा है सप्लायर को, और सिर्फ अमेजोन ने बोला कि भैया मेरे को अलग से तू कमीशन दे दे, मेरे को अलग से तू कमीशन दे दे। सिर्फ वही एक जिसमें कि मैं बोलूंगा कि भैया जो मेरा अमेजोन है वो एज ए एजेंट काम कर रहा है, कमीशन काम कर रहा है।
इस केस में ईसीओ नहीं माना जाएगा अमेजोन को, बिकॉज अमेजोन के पास में पैसा आया ही नहीं यार। अमेजोन के पास में जैसे यहाँ पे पैसा आया था वैसा यहाँ पर पैसा आया ही नहीं इस वाले केस में। तो जब मेरे पास में पैसा ही नहीं आया मैं कलेक्ट कहां से करूंगा, मैं टीडीएस कहां से काटूंगा, टीसीएस कहां से काटूंगा उसके ऊपर। सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पे वही बोलते हैं अपने को कि भैया आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होना चाहिए, नॉट बीइंग एन एजेंट, इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। ठीक है सर, क्या क्या आता है सर? सच ईसीओ को क्या करना पड़ेगा सर? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म कॉमन पोर्टल पर। पीओ आएगा, पीओ वेरिफिकेशन करेगा और फिर आपको 3 वर्किंग डेज के अंदर क्या क्या करेगा, एप्लीकेशन के 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन थमा देगा। अगर किसी भी रिक्वेस्ट पर या इंक्वायरी पर या किसी प्रोसीडिंग के दौरान, अगर किसी भी रिक्वेस्ट पर, इंक्वायरी पर या किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान हमारे पीओ को लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यार इस बंदे को ना अब जरूरत नहीं है ईसीओ बनने की और अब इस बंदे को टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो उससे ये रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा पॉइंट है। सर कब पे करना पड़ता है? सर कब पे करना पड़ता है भाई साहब? कब पे करना पड़ता है आपको? अगले महीने की 10 तारीख तक के, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच मंथ, जब जब आपने टीसीएस कलेक्ट करा होगा। और साथ ही साथ में आपको एनुअली भी बनाना पड़ता है, एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है आपको, एनुअल स्टेटमेंट बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। और उसके अलावा ये उसने सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट कर दिया कि जो टीसीएस अमाउंट होगा भाई साहब कलेक्ट करा जाएगा ईसीओ द्वारा, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, जब आपने टीसीएस कलेक्ट करा होगा उसके। सिंपल सा पॉइंट। इसी के साथ में अपना टीसीएस को लेकर के भी सारे प्रोविजंस जो जो भी इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए। ओके सर, क्या इसको लेकर के बढ़िया से सर हमारे बुक के क्वेश्चन कर ले क्या सर? फटाफट से हमारे बुक के क्वेश्चन कर ले क्या? चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो फालतू क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं सर? वेदर द रेट ऑफ टैक्स जो 1% है, जो नोटिफाई करा हुआ है 52 के अंदर, क्या वो सी और एस में दोनों में लगता है या फिर कैसा क्या है वो? तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर, जो रेट ऑफ टैक्स नोटिफाई करा हुआ है भाई साहब टीसीएस के अंदर, वो जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में इक्वल है। मतलब भाई वो 0.5 है सीजीएसटी में और 0.5 है एसजीएसटी में, और दोनों का मिला करके होता है 1%। ये का आंसर आपका, ये क्वेश्चन है और ये आंसर उसका। अगला, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ता है सर? टीसीएस काटना पड़ता है एक्चुअल सप्लायर के लिए। क्या हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को करना पड़ता है? जी हाँ, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है भाई साहब, किसका? अपने सप्लायर का। लेकिन 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 कुछ टीसीएस वाले केसेस में यहां पर एप्लीकेबिलिटी हटा दी गई है। कौन से केसेस है? पहला, अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, अगर आप वो सप्लाई कर रहे हो जो एग्जाम्प्ट है, तो भाई साहब बात ही खत्म। अगर सप्लाई ही एग्जाम्प्ट है तो उसके ऊपर लगने वाला टीसीएस भी एग्जाम्प्ट लगेगा ही नहीं आपको, पहला पॉइंट। दूसरा, भाई साहब ऐसे सप्लाई है जहां पर पहले 95 लग रहा है, तो वहां पर अगर 95 लग रहा है, वहां पर अगर 95 लग रहा है तो आपको जरूरत ही नहीं है फिर कुछ काटने की। और तीसरा, जहां पर सप्लाईज ऐसी है जहां पर कि क्या हो रहा है सर? आरसीए में पे करना पड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, पे कौन कर रहा है? रेसिपिएंट कर रहा है। उस केस में भी आप टीसीएस मत काटो। तो 3 केसेस है जब आपको टीसीएस नहीं काटना पड़ेगा। पहला 95, दूसरा एग्जाम्प्ट और तीसरा आरसीएम। सिंपल सा पॉइंट। उसके अलावा हर केस में आपको टीसीएस काटना पड़ेगा ईसीओ को। ओके सर। अगला, स्टेट वेदर जो प्रोविजन है पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विल बी एप्लीकेबल। फाइटन लिमिटेड, फाइटन नाम सुना सुना लग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। फाइटन लिमिटेड सेल्स वॉश थ्रू द, खुद की वेबसाइट से अगर बेच रहे हैं तो, अरे यार खुद की वेबसाइट से अगर आप बेच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, खत्म बात, हमने बात कर लिया। अगर मैं खुद की वेबसाइट से कर रहा हूं और खुद ही बेच रहा हूं, खुद के ही प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? सिर्फ टीसीएस के प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे, टीसीएस के प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे यहां पर कितना कितना नॉट एक्सीडिंग 1%, ठीक है, मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। किस पर लगता है सर? नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर लगता है, ठीक है भाई साहब। लेकिन यहां पर बता रहे हैं हैंस, क्योंकि वो खुद से खुद के लिए बेच रहा है, वो किसी को फैसिलिटेशन नहीं दे रहा है, खुद ही बेच रहा है, खुद ही सप्लायर है, तो उस केस में भैया जो प्रोविजन से टीसीएस कलेक्शन के वो लगेंगे ही नहीं, वोंट बी एप्लीकेबल। खत्म हो गई बात। आगे बढ़ते सर। देयर इज नो ओनस ऑफ फाइलिंग एनी मंथली और एनुअल स्टेटमेंट है। कह रहा है कि एनुअल और मंथली स्टेटमेंट भरना नहीं पड़ता, ऐसा है क्या? नहीं भाई, वही वाला अपना जो पूरा पॉइंट है यहाँ पे हम लिखेंगे भाई साहब। क्या बोलेगा? ये स्टेटमेंट इनवैलिड है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट होता है भाई साहब आपको फाइल करना पड़ता है ईसीओ को, जिसके अंदर की वो क्या क्या बताता है चीजें। पहला, सारी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देगा, सारी जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है उसकी डिटेल देगा, पहली चीज। दूसरी चीज वो बताएगा कि क्या क्या सप्लाईज रिटर्न हुए हैं,
दूसरा बताएगा क्या क्या सप्लाईज रिटर्न हुए हैं, और तीसरा मैंने इस पर कितना टीसीएस कलेक्ट करा हुआ है। ये बताना पड़ेगा उसको हर महीने खत्म होने के अगले 10 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, 10 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ेगा अंडर GSTR 8 फॉर्म, ये भी आप लिख देना। और फिर साथ ही साथ में उसको भाई साहब मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा एनुअल स्टेटमेंट भी ऑन द 31st ऑफ द डिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगले साल की 31 ऑफ दिसंबर तक के उसको करना पड़ेगा अंडर 9B। सिंपल सा पॉइंट है। अगला पॉइंट सर, कमिश्नर साहब अगर चाहे तो भाई साहब वो डेट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, मंथली वाली भी एनुअल वाली भी, खत्म बात। यस सर। आगे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, बताओ कि क्या जो प्रोविजंस है पर्टेनिंग टू टीसीएस अंडर सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो गए एबीसी लिमिटेड को, अगर वो डीलर है किसका, रॉयल ब्रांड का वो डीलर है, और वो सेल कहां पर करता है सर, फ्लिपकार्ट पर। सुना सुना लग रहा है क्या? फ्लिपकार्ट क्या है भाई, हमको तो कुछ पता ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं, हमको नहीं पता है ना, ठीक है भाई। तो अगर वो यहाँ पर डीलर है तो क्या होगा सर उस केस में, सिंपल सा पॉइंट है सर, एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों सर, 52 सेक्शन 52 हम एक्सप्लेन करेंगे। ये तो सुनी सुनाई बातें लग रही है। क्या है सर, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एजेंट नहीं है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा अमाउंट नॉट लेस देन 1%, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1%, सॉरी नॉट लेस देन नहीं, नॉट एक्सीडिंग 1%, मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। किस चीज के ऊपर सर, ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, जो भी नेट वैल्यू के टैक्सेबल सप्लाईज किसके ऊपर, थ्रू इट, जो भी उसके द्वारा करी जा रही है, बाय अदर सप्लायर्स वेयर द कंसिडरेशन जो है भाई साहब कलेक्ट करा जा रहा है बाय द ऑपरेटर, मतलब अमेज़न ही कलेक्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट ही कलेक्ट कर रहा है। और जो एबीसी लिमिटेड है इस केस में, अगर वो डीलर है रॉयल ब्रांड का और वो सेल कर रहा है फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो उस केस में भाई साहब उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। किसके ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा ये वाला जो पूरा चैप्टर है भाई साहब हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में आपको क्या करना है सर, एक बार बस आपकी जो भी किताब से आप पढ़ रहे हो हल्का हल्का रिवीजन मार लो, और जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे उसको आप एक बार रीड कर लो। मैंने जो आपको पढ़ाया उसके अंदर ही पॉज कर करके आप रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके साथ में आपका कुछ, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी आपको करना जरूरी है। हमने पूरे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली इसको रिवाइज कर लिया है भाई साहब, बढ़िया तरीके से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।